रिकॉर्डिंग सुन ली सी बेटा? निखिलेश तेरी कल अद्धी मिस हुई सी बेटा, वो सुन ली फिर ठीक है। भेजती सी ना, कल ही मैं भेज देनी हुई नाल देना। जशन तू सुन ली सी? यस मैम, सुन ली सर। चलो एक क्वेश्चन लिखो जरा। व्हाट आर द expected products of hydrolysis of lactose? ये आंसर होगा ना। लैक्टोज कल आपको कराया था, एक डाइसेक्राइड होता है, मिल्क शुगर है ये। तो हाइड्रोलिसिस मैम ऑफ लैक्टोज का क्या? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। वो तो सुक्रोज होती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। लैक्टोज कल जो थर्ड लास्ट डाइसेक्राइड था, पहला सुक्रोज कितना सी, फिर माल्टोज, फिर लैक्टोज। देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि जे लैक्टोज का फॉर्मूला तो सुक्रोज वाला ही है। जे ਆਪਾਂ एक मॉलिक्यूल ਨੂੰ ब्रेक करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये बेटा तुमको क्या देता है, एक ग्लूकोज दिंदा है, एक लैक्टोज दिंदा है। याद है कल पढ़ाया सी? एक ये आपको देगा अल्फा डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल देगा ये अल्फा डी ग्लैक्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का फॉर्मूला भी सेम है, इनमें बस स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। आई बात समझ में? यस मैम। तो ये याद रखने हैं कि वो पर्टिकुलर डाइसेक्राइड कौन से मोनोसेक्राइड से बने। स्ट्रक्चर भी तभी कर पाओगे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखो आया हुआ है एनसीईआरटी में, इसी को ऑब्जेक्टिव बना के दे देंगे। चलो एक और लिखो क्वेश्चन जरा। मान्य ट्यूसडे को टेस्ट होगा बायोमोलिक्यूल्स का, ठीक है? यस। अगला क्वेश्चन लिखो। ग्लूकोज और सुक्रोज are soluble in water but cyclohexane, लिख लो कॉपी पे, बैठे नहीं रहना, टाइम नहीं वेस्ट करिया करो। और बेंजीन, वीडियो नहीं देखो तुसी, ऑन कर दे फिर। जशन ऑन करो। मान्य हो गया लैपटॉप ठीक है? बताओ चलो इसका आंसर। मान्य आई एम आस्किंग यू समथिंग, स्टार्ट योर वीडियो। यस मैम, मैं कर। बोलते नहीं जानबूझ के, बस नहीं करना पड़े ऐसे ही सच जाए, है ना? नहीं नहीं मैम मैम। भूल जाएंगे, एक बार बोलेंगे पीछे थोड़ी पड़े रहेंगे, फिर पढ़ाने लग जाएंगे, फिर हम बच जाएंगे। चलो इसका आंसर दो, क्या होगा? क्या कह रहा है? कहता ग्लूकोज या सुक्रोज जो है वो चीनी है या ग्लूकोज होता है, वो पानी में घुल जाते हैं, पता है तुमको। बट साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन क्या है? ये साइक्लोहेक्सेन है या बेंजीन। इसको तुम पानी में डिजोल्व करने की ट्राई करो ना, तो वो नहीं घुलते। इसका रीजन पूछ रहा है, क्या रीजन होगा बताओ? +1 से पढ़ते आ रहे हो। हाइड्रोजन सॉल्युबल बॉन्डिंग होगी। किस में? ठीक दे आंसर। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में तो होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती मतलब। देखो होता क्या है अब जब वाटर में तुम ये डालोगे ना, ग्लूकोज और सुक्रोज का स्ट्रक्चर हम लोग कर चुके। तुमने देखा ना ग्लूकोज में पॉली कितने सारे OH प्रेजेंट थे, देखा है ना? है ना? बहुत सारे OH थे। सिमिलरली सुक्रोज में भी कितने सारे OH थे। तो वो OH जो हैं, अब OH बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती होती है, तो वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर, ये वर्ड आना चाहिए बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग विद वाटर।
कौन कर लेगा? ग्लूकोज और सुक्रोज। इस वजह से वो वाटर में घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। आई बात समझ में? और रही बात तुम्हारी बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन की, ये नॉन पोलर है, ना इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाती है, ना इनमें पोलैरिटी होती है, जिसके कारण ये जो है पानी में इनसॉल्युबल रहते हैं। क्लियर? यस यस मैम। ये एनसीईआरटी का एक पहला ही क्वेश्चन है उसका, बैक एक्सरसाइज। और देखो क्या क्वेश्चन दे रखे हैं ये खुद कर लेना। 14.7 इसमें भी यही पूछा है, व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज एंड माल्टोज। सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा, माल्टोज से दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बनते हैं। बाकी एक और पूछा है 14.4, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। कुछ हमको मॉलिक्यूल दिए हैं, उनके मैं नाम लिखती हूँ। राइबोस, अगला ये गिवन है 2-डीऑक्सीराइबोस। निखिलेश, अक्षित क्यों नहीं आ रहा? वो कह रहा था आ रहा हूँ 5 मिनट में, कह रहा था। कल भी नहीं आया? वो क्या तेरे साथ बैठ के क्लास लगा रहा था? कल तो लगा रहा था मम्मा आज। ये तुम लोगों ने नया ही शुरू किया है, ये क्या तरीका है साथ में बैठ के क्लास लगाने का? वो क्यों? मैम मैं उसको समझा रहा था ना, मैं फिर क्लास पे भूल गया था तो वहीं पर ऐसे लगा ली थी। वो ढंग से नहीं लगाते तुम दोनों ही, अपना अलग अलग लगाया करो। अब इसमें देखो ये मॉलिक्यूल दिए हैं, तो इसमें ये पूछ रहा है कौन से मोनोसेक्राइड है, कौन से इसमें डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड कौन से है पहले बताओ, जशन बता डाइसेक्राइड इसमें से। मैम, जिसकी अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 मोनोसेक्रेट बार है। अरे डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, इनमें से पूछ रहा है कि कौन से हैं मॉलिक्यूल। हम एक माल्टोस होएगा मैम, हाँ ये डाई है, और एक हम लैक्टोस होएगा। हाँ बाकी सारे मोनो है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ पढ़े तक लैक्टोज पढ़ा हुआ है अपन, ठीक है, फ्रक्टोज भी पढ़ा हुआ है, ये पढ़े नहीं बट हैं ये भी मोनोसेक्राइड, शुगर्स होते हैं ये। आई बात समझ में? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है यस बाकी एक ये टिक कर ले, साथ साथ देखते रहना। 14.2 में अब इसमें क्या सिंपल पूछा, रिड्यूसिंग शुगर्स क्या है। मैंने आपको बताया था जौन से कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस रिएजेंट या फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। सारे मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग है, सारे पॉलीसेक्राइड नॉन रिड्यूसिंग है, और डाइसेक्राइड जिनमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप फ्री होगा वो रिड्यूसिंग है, जिनमें बॉन्डेड होगा वो नॉन रिड्यूसिंग है। जैसे सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग है, ये बताना। अगला 14.3 है, भी खुद कर लेना। 2 मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पूछे हैं प्लांट्स में। तो ये प्लांट्स में जैसे सेल वॉल हमने कल किया था, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट ही है ना, पॉलीसेकेराइड है। दूसरा ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल का काम करता है, ठीक है ना, तो वो लिख सकते हो। ऐसे जर्नल से क्वेश्चन है 14.6 है, व्हाट इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कल बताया था, ग्लाइकोजन इज आल्सो अ पॉलीसेकेराइड, ठीक है। और वो सारा बताना है, किसका स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा डिस्कस कर लेना, जितना तो नोट्स में है उतना तो सफिशिएंट है। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च में 2 कंपोनेंट है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, वो सारा लिख दोगे। स्टार्च ये हो गया, ग्लाइकोजन ये होता है, बस खत्म। दोनों में अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर्स होते हैं दोनों। व्हाट इज, एक और क्वेश्चन है 14.8, इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज में फर्क पूछा है, क्या डिफरेंस था स्ट्रक्चर में। स्टार्च में 2 कंपोनेंट थे, 15 to 20% अमाइलोज था वाटर सॉल्युबल, 80 to 85% अमाइलोपेक्टिन था। अमाइलोज किसका बना होता है, याद है कि नहीं? याद करना पड़ेगा बेटा। ये अमाइलोज लीनियर पॉलीमर था, किसका लीनियर पॉलीमर, अल्फा डी ग्लूकोज का।
1 और 4, C1 और C4 में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता था। और अमाइलोपेक्टिन क्या था? अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड पॉलीमर था। इसमें लीनियर के साथ लीनियर चेन्स में ब्रांचिंग हो जाती थी C1 और C6 में। और सेलुलोज क्या था? सेलुलोज भी है तो कार्बोहाइड्रेट ही पॉलीसेकेराइड है, ये भी लीनियर पॉलीमर होता है। बट किसका लीनियर पॉलीमर था? ये बीटा डी ग्लूकोज था, अल्फा नहीं था, बीटा वाले थे। C1 और C4 में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थे। ठीक है, इन्हीं में क्वेश्चन आएंगे जो तुम्हारे सिलेबस में है पर्टिकुलर। अक्षित प्लीज स्टार्ट योर वीडियो। और आगे से साथ में नहीं क्लास लगानी निखिलेश और तूने, अलग अलग लगाया करो। मैम एक्चुअली मैम नहीं मैम वो मैं ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ बेटा फिजिक्स इकट्ठे ਦਾ नहीं ਕੰਮ लानी ਕਰਦਾ है, ਨਾ फिजिक्स मैथ तुसी मेरी क्लास इकट्ठे नहीं लाओगे, चाहे वो अलग फिर वो अलग इकट्ठे अलग अलग रूम च बह के लाओ, जिवें मर्जी करो। मैं ਉਹਦੇ इंस्टीट्यूट ਘਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ 10-11 ਵਜੇ मैं समझ गई, बट फिर मेरी क्लास वेले अलग अलग लानी है, अलग आईडी तो लॉग इन करके अलग अलग कमरे च बैठे होने चाहिए, क्योंकि हले मैनू ऑनलाइन ही पढ़ाना पैना। मैनू बहुत बेटा वीकनेस हुई हुई है, मैं नहीं आ सकती हले, काफी टाइम लगेगा इनू रिकवरी होने नूं। टाइफाइड की रिकवरी में टाइम लग जाता। वीडियो ऑन करो, इकट्ठे नहीं लानी, अलग अलग कमरे च अपने अपने उससे ला लिया करो फोन पे, जे दिक्कत है लैपटॉप नहीं है तो। आज तो मैम अपने अपने घर ही है हाँ चल फिर ऑन आज कर, तक घर ही है वीडियो चला। इकट्ठे लाने ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਖੁਦ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਐਟਲੀਸਟ क्लास ਦੇ टाइम। प्लीज स्टार्ट योर वीडियो, मैंने दोबारा ना कहना पाए। ठीक है, तो ये बेटा कुछ मैं क्वेश्चन फोन तो ला रहा थोड़ी देर कर लेना हाँ कोई बात नहीं, थोड़ी देर कर ले। और कल विटामिन कराए थे आप लोगों को, ठीक है, उसके भी क्वेश्चंस हैं, वो मैं टिक करा देती हूँ, कर लेना। तो जैसे बैक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें 14.19, और विटामिन क्लासिफाइड, वाटर soluble, फैट soluble। नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है? आपने देखा होगा कई बार चोट लग जाती है, थोड़ा टाइम ब्लीडिंग होती है, फिर अपने आप बंद हो जाता है ना, उसको कोगुलेशन बोलते हैं। तो जो विटामिन के होता है बॉडी में, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, विटामिन के, ये याद करना पड़ेगा। आगे क्या बोला है इसने? वाया क्वेश्चन 14.20, why are vitamin A and C are essential to us? वही लिख देना कि विटामिन ए नहीं होगा तो वो कौन सी डिजीज करता है, जीरोप्थेल्मिया तो जो था, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और सोर्सेस पूछा है, विटामिन ए कहाँ से? बोलते हैं गाजरें खाओ सर्दियों में, बोलते होते हैं ना, वही है, बटर में होता है, मिल्क में होता है, मक्खन मक्खन खाया करो चंगी तरह। फिश लिवर ऑयल। विटामिन सी क्यों जरूरी है? ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं उसकी डेफिशिएंसी से, वो स्कर्वी डिजीज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना हम लोग, तो पायरिया हो जाता है, टीथ में ब्लीडिंग वगैरह होने लगती है, वो सारे हैं। और उसके सोर्सेज तो पता ही है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, आमला एंड ऑल दैट। ठीक है, कोई भी बुक ले लेना, उसमें मिल जाएगा आपको सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी के गूगल पे भी होते हैं, वहां पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन हैं, बिल्कुल वैसे ही रिलेटेड हैं जो कुछ हमने पढ़ा। तो अब मैं नोट शेयर करके पढ़ा रही हूँ बेटा। आज का जो टॉपिक है वो प्रोटीन्स है, ठीक है, वो सारा थेरेटिकल है, उसमें स्ट्रक्चर का भी इतना नहीं है, बीच बीच में कुछ होगा तो वो करेंगे। तो हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए थे, 3 मैंने आपको पार्ट्स में नोट्स भेजे थे, तो ये 3rd पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, भेज रखे हैं, देख लेना। तो प्लीज फोकस करेंगे सभी लोग, इसमें बेटा समझने वाला ही है, लिखने का कुछ नहीं है, कुछ आपको ड्रॉ नहीं करना साथ साथ, बस मेरे साथ साथ लाइन टू लाइन पढ़ना है, ताकि बाद में खुद पढ़ते टाइम दिक्कत ना हो। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? बायोमॉलिक्यूल्स, है ना। हमने पढ़ा था कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जो खुद तो लाइफलेस होते हैं, बट वो इस ढंग से इंटरेक्ट करते हैं कि एक नई लाइफ को मतलब बना देते हैं। वो अपने आप को सेल्फ सस्टेन करते हैं, मेंटेन करते हैं, और वो बाद में रिप्रोडक्शन के भी कैपेबल होते हैं। तो सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हमने।
कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स, मोनोसेकेराइड, ये वो सारे उनके स्ट्रक्चर्स थे। सेकंड बायोमोलिक्यूल्स हमारे सिलेबस में प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बॉडी के लिए। मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है? मिल्क है, दूध पीना चाहिए, है ना। चीज है, पनीर खाना होता है। पल्सेस दालों में होती है। पीनट्स, फिश, मीट, ये सारे में होती है। और ये चीज याद रखना, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, इसको नहीं भूलना। मतलब बेसिक जो सबसे छोटा यूनिट है, जो आगे जुड़ के प्रोटीन बनाएगा, वो सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है? अल्फा अमाइनो एसिड बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं निखिलेश? प्रोटीन्स क्या होते हैं? दे आर द, बोल एक बार, प्रोटीन्स क्या है? दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। हाँ, और वो चाहिए किसके लिए प्रोटीन? अल्फा उसका क्या मतलब होता है? किसका? अल्फा जॉन से हाँ, अभी समझाने लगी, स्ट्रक्चर कराऊंगी ना, ये इसमें है, इसमें बताती हूँ। प्रोटीन्स किस लिए के चाहिए? ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। ठीक है। वर्ड प्रोटीन कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड होता है प्रोटियूस, जिसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, उससे प्रोटीन आया है। ठीक है। अब अल्फा अमाइनो एसिड, जैसे कि जशन ने पूछा है, दिया भी हुआ है नोट्स में, वो मैं बता देती हूँ आपको क्या होते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स। ये देखो, ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब ये अल्फा अमाइनो एसिड बनाया मैंने, ये फंक्शनल ग्रुप है मेन। इसमें कौन सा? कार्बोक्सिल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को कौन सा कार्बन बोलते हैं? अल्फा। आई बात समझ में? हमेशा ये कॉमन लैंग्वेज में चीज होती है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कहलाता है। यदि उसके आगे मान लो ये भी कोई कार्बन है तो ये बीटा हो जाएगा, आगे चेन है तो ये गामा। ऐसे चलता है नॉर्मल, जो नॉमेनक्लेचर कॉमन में यूज होते हैं ये वर्ड्स। तो अल्फा अमाइनो एसिड का क्या मतलब है? कि अल्फा कार्बन पे, अल्फा कार्बन कौन सा? कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ वाला, उस पे अमाइनो ग्रुप लगे। अमाइनो ग्रुप मतलब NH2, तो उसको बोलते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। आगे बात समझ में? ठीक है। ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, वो वेरी करता जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड का वेरी करते जाएंगे। बहुत से अमाइनो एसिड होते हैं, 20 होते हैं, 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल, उनमें वेरिएशन R की ही रहती है। ठीक है, देखो यही लिखा हुआ है। अमाइनो एसिड्स आर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मेन तो इनमें कार्बोक्सिल ग्रुप है। इन विच हाइड्रोजन एटम इन द कार्बन चेन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय अमाइनो ग्रुप। एक H की जगह कौन सा ग्रुप आ गया? अमाइनो ग्रुप। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द अमाइनो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप, कि अमाइनो ग्रुप अल्फा कार्बन पे है, बीटा पे है, गामा पे है, उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। बट जो प्रोटीन्स होती हैं वो अल्फा अमाइनो एसिड से ही बनती हैं मेनली। समझ आ गई आपको ये बात? बोलो। यस यस R होगी कोई साइड चेन, H तो जानते ही हो, ए अमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप हो गए। अल्फा अमाइनो एसिड आर द बेसिक यूनिट जिससे प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन दसी हुई है अल्फा अमाइनो एसिड ਦੀ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਰਸਟ ਕਲਾसिफिकेशन है न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। हम अल्फा वालों की बात कर रहे हैं, एसिडिक एंड बेसिक। अच्छा, आप एक बात सुनो जरा, ये स्ट्रक्चर बनाया, शायद आपको पता हो, कार्बोक्सिल एसिड बोलते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं ना, तो ये ग्रुप नेचर में एसिडिक होता है, और अमाइनो ग्रुप नेचर में कैसा होता है? बेसिक, एमीन्स में होता है ये। इतनी बात समझ में आई? यस यस मैम हम देखो, जेडे न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स होंगे वो कौन से होंगे? जिनमें नंबर ऑफ कार्बोक्सिल और अमाइनो ग्रुप्स बराबर होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम दोनों एक एक ही हैं, बट नहीं, कई बार इनका नंबर चेंज होता है। यहाँ पे R की जगह भी मतलब आगे ग्रुप्स ये वाले और लगे होते हैं। बट इफ द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप आर इक्वल, तो ऐसे अमाइनो एसिड को न्यूट्रल अमाइनो एसिड बोलते हैं। ठीक है। एसिडिक ग्रुप भी होना ही है, बेसिक भी होना ही है। खुद दिमाग लगा के दसो, एसिडिक अमाइनो एसिड्स कौन से होंगे?
जिसके पास ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। नेचुरली जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर ज्यादा होगा, किससे? NH2 से। बेसिक अमाइनो एसिड कौन से होंगे? जिनमें NH2 का नंबर ज्यादा होगा। सिंपल। डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, बस एग्जांपल एक एक याद कर लेना। जैसे न्यूट्रल वाला ग्लाइसिन, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੋਰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। न्यूट्रल अमाइनो एसिड ਦੇ एग्जांपल ग्लाइसिन, ਅਲੈਨਿਨ, ਵੈਲਿਨ। एसिडिक वालियां ਦੀ aspartic acid, asparagine, glutamic acid। बेसिक वालियां ਦੀ लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडाइन। हो जाएंगे याद? करना ही पैना है, कोई ऑप्शन Yes. नहीं है, ठीक है। दो दो कर लियो जो ज्यादा नहीं याद होंगे, ठीक है। निकले, समझ आ रहा है? यस मैम। अक्षित, यस मैम। आगे देखो। अमाइनो एसिड्स हैव आल्सो बीन क्लासिफाइड एज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। अब एक बात बताओ, जो चीज हमारी बॉडी में ही बन रही है उसको एसेंशियल बोलोगे कि नॉन एसेंशियल? वो नॉन एसेंशियल है, क्योंकि हमारी बॉडी ही बना पाने के कैपेबल है। जो बाहर से लेनी पड़े वो एसेंशियल हो गई। आई बात समझ में? 10 अमाइनो एसिड बॉडी में बन जाते हैं तो वो नॉन एसेंशियल है। घर की मुर्गी दाल बराबर, वही हिसाब है। जरूरी नहीं उसको मानते, जो बाहर से लेने पड़ते हैं वो एसेंशियल है। And the proteins are made up of about 20 different amino acids. Out of these 20, human body can synthesize only 10. These 10, which can be synthesized by the body itself, they are called non-essential amino acids. The remaining, which cannot be synthesized by human body, are called essential amino acids. आई बात समझ में? इनकी ना वो एग्जांपल्स मैं आपको लिखवा दूंगी, ये लिख नहीं रखी नोट्स में, बट मैं आपको ये कल लिखवा दूंगी, मुझे याद कराना। ये कई बार पूछ लेते हैं एसेंशियल कौन से हैं, नॉन एसेंशियल कौन से। या मुझे लगता है एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा, जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब करा दूंगी, बस थोड़ा ध्यान में रखना, बताना मुझे। तो अमाइनो एसिड्स हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बनी किसके? अमाइनो एसिड्स की। तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कर लिया और अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन कर ली, एसेंशियल नॉन एसेंशियल के बेस पे और न्यूट्रल एसिडिक बेसिक के बेस पे। अब अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज देखनी है। कहता अमाइनो एसिड्स कलरलेस हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, अमॉर्फस नहीं है, क्रिस्टलाइन है, वाटर सॉल्युबल होते हैं, पोलर होते हैं नेचर में, इसलिए वाटर में घुल जाते हैं, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स हैं। क्रिस्टलाइन है, नेचुरली पढ़ा ही हुआ हमने, क्रिस्टलाइन वालों का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो सॉल्ट की जैसे बिहेव करते हैं। ठीक भाई, जश्न मान्य अपनी शक्लें दिखाओ, दोनों जने मुझे अपना बस यहाँ तक दिखाते हैं, बस हो गया। बैठे कोई, मैम को भी शांति बनी रहे, है ना। आगे देखो, थर्ड क्या है? दे बिहेव एज सॉल्ट्स। दे मतलब अमाइनो एसिड सॉल्ट के जैसे बिहेव करते हैं नेचुरली। बेटा देखो, हम सॉल्ट किसको बोलते हैं? बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं ना, एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, पढ़ रहे हो कि नहीं? HCl और NaOH को मिला दो, क्या बनता है? सॉल्ट बन जाता है, बाकी वाटर निकल जाएगा। अब जो तुम्हारा अमाइनो एसिड है वो अपने आप में एसिडिक ग्रुप भी लेके बैठा है, बेसिक भी लेके बैठा है, इसीलिए वो सॉल्ट के जैसे बिहेव करता है। और वो करता क्या है? एसिड कौन होते हैं जो H+ देते हैं, पता है ना इतना? ये पार्ट एसिडिक है, तो यहाँ से H निकल के इसी के बेसिक की तरफ चला जाता है, तो ये ऐसे बना देता है। NH2 से NH3 और प्लस हो जाएगा, Q प्लस हो जाएगा क्योंकि H+ उसमें घुसा है, और COO नेगेटिव। अमाइनो एसिड ऐसे एग्जिस्ट करने लग जाता है इस फॉर्म में। इस फॉर्म को ज्विटर आयन बोलते हैं, नाम है इसका पर्टिकुलर। क्या बोलते हैं इसको? ज्विटर आयन। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि सॉल्ट के जैसे एग्जिस्ट करता है। क्यों? इंटरनल सॉल्ट भी इसको नाम दिया जाता है। अपने में ये एसिडिक ग्रुप लेके बैठा था, अपने में ही बेसिक लेके बैठा था, उसके एसिडिक ने H+ लूज कर दिया और बेस ने H+ गेन कर लिया।
अब पढ़ते हैं। दे बिहेव एज सॉल्ट, दे कौन, अमाइनो एसिड सॉल्ट के जैसे बिहेव करते हैं। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप एंड बेसिक दैट इज अमाइनो ग्रुप विद इन द सेम मॉलिक्यूल। समझ आ गया यहाँ तक? Yes. आगे देखते हैं क्या बोलता है। कहता है इन एक्वस सॉल्यूशन, यही लाइन लिखी है आगे, इसको सीधा कर लें। इन एक्वस सॉल्यूशन कार्बोक्सिल ग्रुप कैन लूज प्रोटॉन, बताया ना मैंने अभी आपको, दोबारा सुन लो। ये H था, ये अपना प्रोटॉन लूज कर देता है एंड अमाइनो ग्रुप जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस लिख लेना। अरे बनाई हुआ फॉर्मिंग अ डाइपोलर आयन। डाइपोलर क्यों बोला? दो जगह पे चार्ज आ गया, कॉल्ड ज्विटर आयन। अगला पॉइंट की कहता ज्विटर आयन हैज नो नेट चार्ज। नेट चार्ज तो होगा नहीं, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। सिंपल है, ठीक है। बस ज्विटर आयन वाली बात याद रखना, डाइपोलर आयन है, सॉल्ट जैसा बिहेवियर है। इन ज्विटर आयन अमाइनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर। एम्फोटेरिक तो करेगा ही, अपने में ही एसिडिक और बेसिक लेके बैठा है, तो बाहर किसी बेस के साथ भी रिएक्ट कर पाएगा क्योंकि एसिडिक ग्रुप है इसके पास, और किसी एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर पाएगा क्योंकि इसके खुद के पास बेसिक ग्रुप है। तो जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेता है उसको नेचर में एम्फोटेरिक बोलते हैं। मालूम है ये बात आपको? तो इसीलिए जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाते हैं, क्योंकि वो बाहर दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनके पास दोनों ग्रुप्स खुद प्रेजेंट होते हैं। Can the accept glycine, all other amino acids are optically active। अच्छा अब मुझे बताओ जरा, ये देखें कितना याद है तुम लोगों को। चल निखिलेश बता जरा, कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं? हाँ जी निखिलेश बताओ, आपसे पूछ रही हूँ। हेलो एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, कायरल नॉन कायरल, ए कायरल सॉरी। चार्ट से लिख दे, तेरी आवाज तो मैनू आंदी नहीं, पता नहीं की रुक रुक के आंदी है, पता नहीं तू रुक के बोलना है कि आंदी नहीं। जल्दी कर अक्षित, जे तेनू आंदा तू दस दे। 7 तरीक ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, 1 ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਐ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ नहीं होया, आप तो कुछ पढ़ते लिखते नहीं। विच कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। अच्छा ठीक है, अब देखते कैसे हैं उसको कंपाउंड में। उसकी एक टेक्निक की थी हमने चेक करने के लिए, लाइक एक कंडीशन बताई थी मैंने आपको, कार्बन के साथ चारों ग्रुप डिफरेंट लगे होने चाहिए, उस कार्बन को कायरल कार्बन बोलते हैं और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। याद आया? ठीक है। अब ये क्या बोलता है, कहता है ग्लाइसिन को छोड़ दो। ग्लाइसिन को क्यों छोड़ना है वो मैं बताती हूँ। ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, देखो हमने जर्नल क्या किया, एक साइड आर है, एक साइड एच है, एक साइड अमाइनो है, एक साइड कार्बोक्सिल है। आर भी इसमें एच ही होता है। तो ये जो कार्बन है इसके पास चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं ना हुए, एच सेम हो गए, इसलिए ये कायरल नहीं है। कायरल जो नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होएगा, समझ गए? बाकी सारे जेडे अमाइनो एसिड्स होंगे हैं उनमें कार्बन जो होता है वो कायरल होता है, जिसके कारण बाकी अमाइनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, किसको छोड़ के, ग्लाइसिन को छोड़ के। याद हो जाएंगे पॉइंट से, सिंपल है, पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है इसमें। आगे देखो, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड ज्विटर आयन कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। पढ़ लिया हमने, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, नेचुरली कहते हैं नेट चार्ज, ये देखो यहाँ से यहाँ तक देखना, net charge on the molecule is affected by the pH of the surrounding environment and can become more positively and negatively charged due to loss or gain of H+। इसका मतलब क्या बताती हूँ, पहले ये देख लो।
आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कई बार पूछ लेते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है ये, बट मैं एक्स्ट्रा आपको ये चीज बता लिख के दे दिया मैंने। अब अमीनो एसिड कौन से पीएच में है कौन से पीएच में वो वर्क कर रहे हैं, कब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलेंगे, जब पीएच वैल्यू इज सच दैट द मॉलिक्यूल कैरीज नो इलेक्ट्रिक चार्ज और द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल। बेटा एक मिनट, मैं अभी पानी पी के आती हूँ, एक मिनट रुको। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है बेटा? तो हम क्या बात कर रहे थे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। तो आपने याद रखना है कि वो वाला पीएच वैल्यू जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अमीनो एसिड्स पे बराबर होंगे। अब क्वेश्चन माइंड में आएगा कि वो तो ऑलरेडी बराबर है, बट पीएच बदलने से वो कई बार बराबर नहीं भी रहते हैं। मान लो जैसे एसिडिक पीएच है, ठीक है, उसमें H प्लस कंसेंट्रेशन ज्यादा है, या बेसिक है उसमें H प्लस कंसेंट्रेशन कम है, OH कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ये कई बार मतलब H प्लस लूज या गेन इस ढंग से भी कर सकता है कि उनमें चार्जेस बराबर ना रहे। बट वो वाली पीएच वैल्यू, अमाइनो एसिड है कोई, मान लो हमने उसको किसी सॉल्यूशन में काम कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, उसका कोई पीएच वैल्यू है, वो कितनी पीएच वैल्यू है कि इस अमाइनो एसिड पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो अमाउंट है वो बराबर रहना चाहिए, उस पीएच वैल्यू को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। आई बात समझ में? अब क्या बोला मैंने, वो मतलब सराउंडिंग पीएच कितना हो कि जो अमाइनो एसिड जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, जिसके साथ कोई रिएक्शन करा रहे हैं, या जिसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उस पे खुद पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर मैग्नीट्यूड में हो, उस पीएच को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ दैट अमाइनो एसिड बोला जाता है। ठीक है, खाली इतनी बात ही आपको याद रखनी है। अब आ गया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। हमने बेसिक चीज तो पढ़ ली कि प्रोटीन्स अल्फा अमाइनो एसिड की बनी होती हैं, अल्फा अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। अब हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखना है, वो समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे जो दे रखी है ग्लाइसिन और अलेनिन की, वो समझाती हूँ। अच्छा, ये करने से पहले मुझे बताओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या था, याद है? थोड़ा तो याद होगा, कल ही पढ़ा है। डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स लिंक करके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू आगे डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड बनाते थे ना। उसमें क्या होता था, दो OH में से वाटर निकल के एक ऑक्सीजन रह जाती थी। ठीक है, अब प्रोटीन्स में हमारे पास यूनिट्स क्या है, अमाइनो एसिड है, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड, फिर ऐसे चलता जाएगा और प्रोटीन बन जाएगी। तो अमाइनो एसिड में भी तो कोई लिंकेज होगा ना आपस में, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेक्राइड्स में लिंकेज होता है, ग्लाइकोसिडिक इसमें लिंकेज जो होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। और वो कैसे बनता है वो समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। एक अमाइनो एसिड ग्लाइसिन लेंगे और दूसरा अमाइनो एसिड अलेनाइन लेंगे। स्ट्रक्चर बनाने लगी हूँ। ग्लाइसिन तो अभी मैंने बताया कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है,
किया ना हमने, 2 H होते हैं। अलेनिन क्या होता है? ये बेटा अलेनिन है अमाइनो एसिड, बट इसमें दोनों H हैं, इसमें एक H है और दूसरा CH3 ग्रुप होता है। आई बात समझ में? अब होगा क्या, इसका OH निकल जाएगा और इसका H, इसको ऐसे लिख लो, NH2 को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ मैं, ये वाटर निकल जाएगा। जब वाटर निकला तो आपके पास बचेगा क्या, वो देखते हैं। CO इधर से और इधर से क्या बचा, NH। बाकी तो सारा स्ट्रक्चर है ही है। अभी मैं सिर्फ 2 को ही जोड़ रही हूँ, 2 अमाइनो एसिड को ही, ये बन गया। और ये जो बना है इसको डाइपेप्टाइड बोलते हैं। 2 जुड़े हैं ना तो डाइपेप्टाइड बन गया। तो ये जो लिंकेज होता है CONH, यही आगे प्रोटीन्स बनाने में काम आते हैं, अमाइनो एसिड को जोड़ के रखते हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, कहता प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड जॉइंट विद वन अनदर। बस लिंकेज के नाम आपको अच्छे से आने चाहिए। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसमें होता है, पेप्टाइड बॉन्ड किसमें होता है। पेप्टाइड लिंकेज कहता है क्या, ये एक अमाइड है, CONH बनेगा ना, ਉਹਨੂੰ अमाइड ही कहते हैं। बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ अदर। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, कार्बोक्सिल ग्रुप एक का और दूसरे का अमाइनो ग्रुप, उनमें लिंकेज बनाया। ठीक, तो कहता दिस रिजल्ट्स इन एलिमिनेशन ऑफ वाटर, वाटर निकल जाता है और पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, दैट्स इट। ये एग्जांपल बनाई हुई है। इतना समझ में आ गया यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? अब आगे देखो, ये तो हमने 2 ही जोड़े हैं। क्या 2 जोड़े हैं, 2 अमाइनो एसिड जोड़े हैं। कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जोड़ दे यदि, कितने, 100, थाउजेंड्स, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। तो जैसे यहाँ पे डाइपेप्टाइड बना, उसको पॉलीअमाइड बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। बात समझ रहे हो? 2 जोड़े तो डाइपेप्टाइड। अब मान लो इधर और लगा देते, इधर और लगा देते, बहुत सारे 100,000 बड़े बड़े मॉलिक्यूल बन जाते, उनको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं या उनको पॉलीअमाइड भी बोल देते हैं। ठीक है, प्रोटीन बनने की हम मतलब बड़ी क्लोज पहुंच रहे हैं कि प्रोटीन कैसे बनेगी वो समझ रहे हैं। नई आईडी भेज रही हूँ, ज्वाइन करना। वीडियो चलाओ, प्लीज स्टार्ट योर वीडियोस। हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे, अमाइनो एसिड जुड़ के, 2 अमाइनो एसिड जुड़े डाइपेप्टाइड बन गया, 1000 जुड़े तो पॉलीपेप्टाइड बन गया, जिसको पॉलीअमाइड भी बोलते हैं। अब आगे प्रोटीन की बारी। ठीक है, कहता पॉलीपेप्टाइड बन गए, मतलब ये अमाइनो एसिड्स है, मान लो बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ गए आपस में। ये कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं माने, ये जो मैंने सर्कल दिखाए हैं ये अमाइनो एसिड हैं, ये कौन से बॉन्ड्स हैं, पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ गए और ये बड़ी बड़ी चेन्स बन गई, ऐसे मान लो। और बड़ी चेन को क्या बोल रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड बन गई। ठीक है, अब देखते हैं आगे की कहानी। कहता है पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 और सो, 100 या उससे ज्यादा अमाइनो एसिड्स, रेजिड्यू मतलब अमाइनो एसिड यूनिट को ही बोलते हैं, हैविंग मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन 10,000 यू। यू क्या होता है, AMU पढ़ा हुआ है ना +1 में, उसको यू भी लिखते हैं, उसको प्रोटीन बोलते हैं। ये डेफिनेशन हो गई, आ सकती है। क्या है प्रोटीन, बेसिकली पॉलीपेप्टाइड ही ਹੁੰਦੇ ਨੇ। पॉलीपेप्टाइड मतलब ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ अमाइनो एसिड जुड़े हुए सी, मतलब ऐसे पॉलीपेप्टाइड जिनमें 100 या उससे ज्यादा अमाइनो एसिड्स हों, और वो नेचुरली ज्यादा अमाइनो एसिड हैं तो मोलर मासेस भी उनके ज्यादा होंगे, अबाउट 10,000 या उससे ज्यादा
AMU का मोलर मास हो तो उसको प्रोटीन बोलते हैं। आगे बात समझ में? Yes. अच्छा, कई बार क्या होता है कि कम अमाइनो एसिड्स हैं फिर भी उसको प्रोटीन बोल देते हैं, उसका यदि मतलब उसकी प्रॉपर्टीज पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ मिलती हैं। जैसे इंसुलिन सुना होगा आपने, जो इंसुलिन है वो भी एक प्रोटीन है, उसमें सिर्फ 51 अमाइनो एसिड होते हैं, तो भी हम उसको प्रोटीन बोल रहे हैं क्योंकि उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर वेल डिफाइंड प्रोटीन जैसा बिहेव करता है। ठीक है, बट डेफिनेशन आए तो ऊपर वाला ही देना है, बट कई बार ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड्स हैं या क्या ये प्रोटीन है। हाँ जी, ये प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटीन की क्लासिफिकेशन। अब तक हमने क्या सीखा? प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं, प्रोटीन की जरूरत क्यों है, प्रोटीन किससे बनती है, अल्फा अमाइनो एसिड उसका सबसे छोटा यूनिट है, वो सबसे छोटे यूनिट का स्ट्रक्चर क्या है, उनको आगे कैसे क्लासिफाई करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ज्विटर आयन क्या होता है, वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, और उसके बाद हमने देखा पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, प्रोटीन क्या होती है। अब प्रोटीन बन के तैयार है प्रोटीन। ठीक है, अब उसकी क्लासिफिकेशन, प्रोटीन आगे कौन से टाइप की हो सकती है। तो पहली क्लासिफिकेशन प्रोटीन की है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। कैसे? देखो, ये क्वेश्चन बहुत आता है। एक फिब्रस प्रोटीन होती है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन। दो टाइप की प्रोटीन होती है, किस पे बेस्ड? उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखो, ये डायग्राम्स बनाई है, ये डायग्राम वैसे आपको एज सच आएंगी नहीं, बट थोड़ी क्लैरिटी हो जाती है, नाम से ही क्लियर है। ये फिब्रस प्रोटीन है, दिख रहा है आपको, कोलाजन लिखा हुआ है, इधर ग्लोबुलर। अब पढ़ते हैं, फिब्रस प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है निखिलेश? अक्षय चल तू बता इस बार, पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है? कोई पूछ ले, मान ले तेरा वाइवा हो रहा है, एग्जामिनर पूछ रहा है, क्या आंसर करेगा? बोल पे करके दे, दस जल्दी। मैम डिहाइड्रेशन बिटवीन अमीनो ग्रुप। अच्छा, आगे डिहाइड्रेशन। बेटा पहले सीधा बेसिक था बोल, पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। सिंपल बात बताओ। अब यदि टीचर आगे पूछता है कि भाई पेप्टाइड लिंकेज क्या है, फिर आप वो बताओगे कि रिमूवल ऑफ वाटर हुआ है, एक का कार्बोक्सिल ग्रुप है, दूसरे का अमाइनो ग्रुप है। पहले सिंपल चीज से शुरू करो, बेसिक से, मतलब ऐसे मान के चलो कि सामने वाले को कुछ नहीं पता। पॉली मतलब मैं नहीं, पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बने हुए हैं, किसमें बने होते हैं वो बता दो, अमाइनो एसिड में, दैट्स इट। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल, कहता चेन्स ऐसे पॉलीपेप्टाइड के और वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये देखो, जैसे ये चेन्स हैं पॉलीपेप्टाइड, रन पैरेलल एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक चेन तो लेनी नहीं, बहुत सारी चेन्स है, तो वो चेन्स में आपस में भी, तो जैसे मान लो ये एक पॉलीपेप्टाइड है, मेरा हाथ मान लो दूसरा है, इनमें भी कुछ बॉन्ड बने होने चाहिए। वो बॉन्ड कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, या एक सल्फर के थ्रू भी बॉन्ड बनते हैं, उनको सल्फाइड लिंकेज, डाइसल्फाइड लिंकेज बोलते हैं। तो वो फाइबर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, वो प्रोटीन है, फिब्रस प्रोटीन बोलते हैं उसको, और वो वाटर में इंसॉल्युबल होती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पक्का क्वेश्चन आएगा। वाटर में इंसॉल्युबल होती है एंड दे प्ले स्ट्रक्चरल और सपोर्टिव रोल इन द बॉडी, लाइक केराटिन। हेयर में जो प्रोटीन होती है, वूल में, सिल्क में, मसल्स में, वो फिब्रस प्रोटीन है। ठीक है, दूसरी ग्लोबुलर। देखो, ग्लोब्यूल सा बना हुआ है, उससे ही माइंड में आ जाती हैं बातें। है तो ये भी पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन है, तो पॉलीपेप्टाइड का होगा ही। पॉलीपेप्टाइड चेन इन द प्रोटीन इज फोल्डेड, वो पैरेलल ही रन करती है, ऐसे फोल्ड हो जाती है अपने अराउंड ही in such a way to give the entire molecule a spheroidal shape, spherical shape बन जाती है। वाटर में ज्यादातर सॉल्युबल होती हैं, फिब्रस वाली इनसॉल्युबल थी। और फिब्रस वाली का रोल क्या था? बॉडी का मेन जो सपोर्ट करती है वो स्ट्रक्चर्स को, हेयर की प्रोटीन है, इसका क्या रोल है? जैसे एंजाइम्स हैं, मैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टर, जो मतलब मैसेज लेके जाते हैं बॉडी में। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू सेल्स, वो भी एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। इंसुलिन है, एल्ब्यूमिन है, एग की जो प्रोटीन होती है, ये सारी ग्लोबुलर है। हो जाएगा याद? Yes, ma'am.
अब अगली बात, अब ये जो चीज पढ़नी है ना हमने, ये क्लासिफिकेशन नहीं है, एक तरह के प्रोटीन्स के लेवल्स हैं। जैसे हम करते हैं पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर उससे कॉम्प्लेक्स हो गया, सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर क्वाटरनरी। ऐसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 डिफरेंट लेवल पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है। टाइप नहीं है, याद रखना, एक तरीके के उसके लेवल्स हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल्स हैं। तो पहला क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये क्या होता है, कहता है स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच द वेरियस अल्फा अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। ये बायो वाले बच्चों को ज्यादा आता है, बाकी भी थोड़ा आइडिया ले लो। जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, वो एक सीक्वेंस में जुड़े होते हैं। लाइक बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, वैलिन है, कुछ एग्जांपल लिखे थे हमने, एस्पैराजाइन, एस्पार्टिक एसिड, वो किस सीक्वेंस में है, कौन सा किसके साथ जुड़ा हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे प्रोटीन डिटर्मिन होती है कि ये वाली प्रोटीन बनेगी या कौन सी बनेगी। तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब ऑर्डर की है, in which the various alpha amino acids are present in the protein, they are linked to one another, it is called primary structure। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जब भी आपके माइंड में आएगा कि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर मैम क्या है, तो आपके माइंड में आ जाए कि अमाइनो एसिड जो है, अल्फा अमाइनो एसिड, वो कौन से ऑर्डर में जुड़े होंगे। एनी चेंज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर क्रिएट्स अ डिफरेंट प्रोटीन। सीक्वेंस बदलोगे, आगे पीछे हो जाए या कुछ और अमाइनो एसिड लग जाए, तो प्रोटीन बदल जाती है। ठीक है, ये याद नहीं करना हैगा, एग्जांपल वैसे समझाई हुई है। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ शॉर्ट फॉर्म्स ਹੁੰਦੀਆਂ बेटा, अमाइनो एसिड लिखे हैं, याद नहीं करना। फिर कह रही है लाइक ग्लाइसिन, ये सारे होते हैं, थ्रियोनाइन, ऐसे कौन से स्ट्रक्चर, ल्यूसिन, वैलिन, ये सारे स्ट्रक्चर सीक्वेंस बताया हुआ। उसके बाद आ गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसको देखते हैं क्या है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, कहते हैं प्रोटीन का द कॉन्फर्मेशन विच द पॉलीपेप्टाइड चेन्स अडॉप्ट एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे हमने ऊपर देखा, उसने कॉन्फर्मेशन कैसी, वो पैरेलल रन कर रही है या वो सफेरिकल हो गई है। कॉन्फर्मेशन मतलब उसकी कैसी 3D में उसका स्ट्रक्चर कैसा बना है प्रोटीन का। पॉलीपेप्टाइड चेन्स तो बन ही गई हैं, बट वो कैसे अपने आप को अरेंज कर रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, या जो सल्फर के लिंकेज थे, डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं जिनको, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है। मेन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 तरीके से स्टडी किया जाता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स, एक लिखा होगा बीटा प्लेटेड शीट, ये रहा। ठीक है, मेन 2 तरीके से इसको देखते हैं। अल्फा हेलिक्स क्या होता है, ये देखो हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है सिंपल भाषा में तो, और बीटा प्लेटेड में ऐसे शीट्स ही बनती हैं, ये रहा, ये बना हुआ। पढ़ लेते हैं इसको क्या है। अल्फा हेलिक्स क्या है, कहता है इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड इन विच द पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स by, ये याद रखना, by twisting into right handed screw with CO of 1 amino acid and NH of 4th amino acid। बस ये याद रखना। जैसे ऐसे है ना, हमने अभी डाइपेप्टाइड पढ़ाया ना मैंने आपको, CO NH लिंकेज होता है कि नहीं, बाकी आगे ये सीक्वेंस चलता रहता है। तो एक अमाइनो एसिड का CO, चौथे अमाइनो एसिड जब ऐसे वो ऐसे होते हैं, ऐसे यहाँ पे अमाइनो एसिड लगे हुए हैं, तो एक जैसे ये है, ये 4th वाले के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेता है। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखना है, इंटर नहीं लिखना है, तो एक ही चेन के सारे, तो वो इंट्रा वर्ड आता है। ये देखो यहाँ पे बना, ये CO और ये NH, इनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। दिख रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। बस फर्स्ट और Yes, फोर्थ ma'am. की बात याद रखनी है, स्ट्रक्चर नहीं याद रखने की लोड़ है। जैसे समझाया है कि टेलीफोन कॉर्ड जैसे पहले नहीं होती थी घर में, जो लैंडलाइन लगा, पता नहीं आप लोगों ने देखा है क्या नहीं, उसमें ऐसे तार सी एक जाती थी, उसकी ऐसे आपने नहीं देखा होगा आपकी जनरेशन में। तो ये होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, मतलब और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लग गया। प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो सिर्फ यही है कि जो पॉलीपेप्टाइड बना उसमें अमाइनो एसिड कौन से सीक्वेंस में लगे हैं, और वो अमाइनो एसिड अपने आप में क्या दिखाते हैं, क्या कॉन्फर्मेशन अडॉप्ट करते हैं। वो अल्फा हेलिक्स भी हो सकता है, वो बीटा प्लेटेड शीट भी बना सकता है। बीटा प्लेटेड शीट में कैसे क्या होता है, इन these all peptide chains are stretched out
to nearly maximum extension and then laid side by side. इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और दूसरी है, इनमें आपस में H बॉन्ड्स बनेंगे। तीसरी में अल्फा हेलिक्स में क्या था, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अमीनो एसिड अपने आप में ही करी जा रहे थे। ठीक है, ये देखो आपको यहाँ से पता चलेगा, ये एक पॉलीपेप्टाइड है, ये दूसरा है। अब इसमें एक पॉलीपेप्टाइड के CO और दूसरी के NH में H बॉन्डिंग हो रहा है, उसमें क्या था, जैसे ये है एक में ही हुई जा रही थी। फर्क समझ आ गया बेटा, आया कि नहीं? इथे इंटरमॉलिक्यूलर है, उत्थे केड़ी सीगी इंट्रा सी। ठीक है, तो इसमें एक तरीके से ऐसे स्ट्रेच हो जाती है, शीट सी बन जाएगी, उसमें ऐसे गोल 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 घूमेगा, हेलिक्स बन जाएगा, ये चीज है। अब आ गया टर्शरी स्ट्रक्चर। देखो आसान बहुत है, बट ये पढ़ा टीच करने लिए आसान है, ठीक है, बट तुहानू याद करने लिए थोड़ा जा मेहनत लगेगी। मतलब जिन्ना है टीचिंग लिए इजी टॉपिक है, उन्ना एज अ स्टूडेंट इजी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, बट बस थोड़ा जा रट्टे वाला हैगा, याद करना पैना। अब टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है? टर्शरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द ओवरऑल फोल्डिंग। और फोल्डिंग तो होनी शुरू हो गई, और ज्यादा उसमें बॉन्ड बन जाए और फोल्ड हो जाए तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इतने सिंपल तो होते नहीं बायोमोलिक्यूल्स, है ना, बहुत सारी इनमें कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, तो वो बॉन्ड बनाते जाते हैं। क्या होता है देखते हैं। Tertiary structure represent the overall folding of polypeptide chain in 3D. The complex structure is held together by combination of, इसमें और ज्यादा interactions होने लगी, that involve R group of each amino acid in the chain. बस आप सिंपल ये याद रखना कि ओवरऑल फोल्डिंग हो जाती है। कुछ कीवर्ड ढूंढ लेना हर एक पैरा में, 3 डायमेंशन में ओवरऑल फोल्डिंग। ऊपर क्या कीवर्ड ढूंढ सकते हो? प्राइमरी स्ट्रक्चर का कीवर्ड हो गया स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, दैट्स इट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का क्या कीवर्ड हो गया? कॉन्फर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, दो तरीके का, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड। टर्शरी का क्या कीवर्ड हो गया? 3 डायमेंशन में ओवरऑल फोल्डिंग। बॉन्ड तो वही है, H बॉन्ड बनेगा, डाइसल्फाइड लिंकेज बनेगा, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, ये 4 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, इनमें याद रखना। प्रोटीन में H बॉन्डिंग तो याद हो ही गई, डाइसल्फाइड लिंकेज सल्फर के थ्रू बॉन्ड्स बनते हैं, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस तो हर जगह ही होते हैं, फेवरेट हैं केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, चार्जेस होते हैं अमीनो एसिड्स पे, जिनके कारण उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी आ जाते हैं। लगी गल समझ? जो नोट्स प्रिंट कढ़ाओगे ना, पहली गल है प्रिंट कढ़ा लियो, ऐदा याद रखना, मुश्किल वाला काम होंगे। प्रिंट कढ़ा के हर एक दे अंडरलाइन कलब के कीवर्ड्स चुन लियो, एक पेज लियो, ओदे ते कीवर्ड्स लिख लियो, याद करना आसान हो जाएगा चैप्टर। उस तो बाद आ गया बेटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ਹੁਣ quaternary structure ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर चेन टू फॉर्म पूरी कंप्लीट यूनिट हो गया। ये देखो डायग्राम थोड़ी ब्लर है की है, एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਜੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਕੋਇਲਿੰग, ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, मतलब अपने आप ਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੋਲਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਰਕ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੌਂਡ ਉਹੀ बनने ਨੇ, H बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, सल्फर लिंकेज, वॉन डेर वाल्स, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ मतलब एक पूरा यूनिट बन जाता है। सॉल्ट ब्रिज भी ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ फोर्सेस ਦਾ। प्रोटीन प्रॉपर आ देखो, ये सिंपल है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी च मतलब ज्यादा भी हो सकती है, एक तो जिवें 2 दिखाते हैं, बट कॉमनली 2 पॉलीपेप्टाइड चेन दिखा देंगे। जस्ट कॉम्प्लेक्सिटी दे लेवल्स हैं, होर कुछ नहीं। समझ आ गया इन्ना? यस अच्छा हुण देखो एक चीज थोड़ा जा मैं दस दा, डीनैचुरेशन पढ़ लैने आ, फिर तुहाडा प्रोटीन्स खत्म हो जाएंगी। इंजाइम्स मैं कल करा दूंगी, सरफेस केमिस्ट्री च आपां सारा पढ़िया। विटामिन्स मैं दसते सी, कल आपां एक इंजाइम करांगे, एक न्यूक्लिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ते हुण 5 मिनट जरा दो मैनूं शांति नाल, डीनैचुरेशन करा दो, ਇਹਦੇ ਤੇ भी क्वेश्चन बड़ा आंदा। सिंपल जी एक तो गल यही है, जिद्दां तुसीं एग देखिया होएगा, बॉयल करदे हैं एग नूं, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੀਐਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਲਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਲਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਲਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਫੋਲਡਿੰਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਬਾਇਓਲੋजिकल सिस्टम
is in properly folded and assembled forms ਹੁੰਦੀਆਂ which is operative and functional, ਉਹਨੂੰ native protein ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ workable ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ protein. When protein is in its native form is subjected to physical change, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗ ਨੂੰ boil ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਦਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਜਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੀਨੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਹੈਲਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਨਕੋਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੂਜ਼ਸ ਇਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ ਇੰਨੀ? ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਡੀਨੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਨੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਇੰਟੈਕਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਫੋਲਡਿੰਗਸ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, pH ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈਟ ਆਫ ਐਗ, ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਡੀਨੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਉਹਦੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਡਲਿੰਗ ਆਫ ਮਿਲਕ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਜਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਡੀਨੈਚੁਰੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਮੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿਓ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਫਿਰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗੀ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚੈਪਟਰ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। थैंक यू। ਓਕੇ।